Hello and welcome back to the chemistry with Ashish sir. So properties of alcohols करेंगे इस क्लास में. इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हमने कर लिया था, राइट? तो वी हैड डन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. दो होते हैं, एक प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शंस, राइट? तो ये हमने लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन तो कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टीज. जो रिएक्शंस होता है, दिस इज आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स भी हमने स्टार्ट कर दिया था और इसमें वी हैड डन, ये सब हमने एल्डिहाइड कीटोन्स वाला किया था कि एल्डिहाइड होता है, कीटोन्स होता है, उनका रिडक्शन करके अल्कोहल बनता है. और डिफरेंट ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स के भी हमने रिएक्शंस देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, रिमेंबर? तो ये सब करने के बाद में नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, या जिसको हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स. तो ये सब हमने कर लिया था. नाउ वी कम टू रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. इसमें हमने ये सब रिएक्शंस भी देखे थे, ये सब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल दिखा था जिससे कि एल्कीन बना था, राइट? दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर दिस इज इम्पोर्टेंट तो हमने ये हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे, प्रिपरेशन खत्म हो गया था. प्रिपरेशन में हमने सारे प्रिपरेशंस कवर कर लिए हैं. नाउ वी गो टू प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है वो हमने देखा, राइट? सो दिस इज द ऑर्डर. इस ऑर्डर को याद रखो कि हाइड्रोकार्बन्स, हैलोएल्केन्स, राइट, अल्कोहल्स. तो अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल कैसा बनता है. क्या चेक करेंगे कि हैलोएल्केन से अल्कोहल कैसे बनता है, एंड सो ऑन. तो अब हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर जंप करते हैं कि हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल पर, हैलोएल्केन से अल्कोहल पर, एल्डिहाइड से अल्कोहल पर, एंड सो ऑन. तो अभी तक हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में वी हैड सीन कि एल्कीन, कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है. वी आल्सो हैड सीन कि ईथर कैसे बनता है. जैसे इस वाले में ईथर बन गया, इस वाले में यहाँ पर हैलोएल्कीन से, यहाँ पर ये हैलोएल्कीन दिया हुआ था, ये यहाँ पर हैलोएल्कीन दिया हुआ है. पिछले वाले में ये यहाँ पर ईथर बना था, यहाँ हेलोएल्केन बना है. तो ऑर्डर क्या था? हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, अल्कोहल. अल्कोहल वाले में ही उसका आइसोमर ईथर होता है, इसलिए अल्कोहल ईथर ये साथ में आते हैं, राइट? जैसा कि पहले भी किया हुआ है, पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, पिछले साल में भी किया हुआ है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस तरीके से इसको रखा जाता है. तो अल्कोहल एंड ईथर दे आर आइसोमर्स. तो एल्कीन्स आया, उसके बाद में हेलोएल्केन आया. तो अल्कोहल से हम एल्कीन भी बना सकते हैं. अभी इस वाले में नहीं बनाया, आगे आकर हमने बनाया था, तो उसमें मैं दिखाता हूँ कि एल्कीन हमने यहाँ यहाँ हमने एल्कीन बनाया है. तो यहाँ अल्कोहल से एल्कीन बना है, ये अल्कोहल से एल्कीन बन गया, एंड सो ऑन, कि अल्कोहल से एल्कीन बना, फिर अल्कोहल की अल्कोहल से फिर हेलोएल्कीन बन गया. यहाँ पर हमने देखा था अल्कोहल से हेलोएल्कीन बन गया, फिर दोबारा अल्कोहल से ये हेलोएल्कीन बन गया, अल्कोहल से एल्कीन बन गया, राइट? सो हमने अल्कोहल से एल्कीन देख लिया है, अल्कोहल से हेलोएल्कीन देखा है.
राइट। एल्कोहल से हमने यहाँ पर हमने ईथर भी देखा कि ईथर कैसे बनता है, वो इसका आइसोमर होता है। तो वी हैव सीन कि ईथर कैसे बनता है। अभी और ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। अभी हेलो एल्केन में एक रिएक्शन और बचती है, उसको कवर करते हैं एंड देन वी गो टू एल्डिहाइड कीटोन्स की अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे बनता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोसाइल क्लोराइड। तो अभी टोसाइल क्लोराइड में क्या हो जाएगा, फिर दोबारा वही कि ये ROH टोसाइल क्लोराइड, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पर आएगा, इसको निकाल देगा। लेकिन सर ये टोसाइल होता क्या है, होल्ड ऑन, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये RO इस तरीके से बन गया है ना, Cl माइनस निकल गया और फिर ये RO टोसाइल ऐसे बन जाएगा। और R क्योंकि इसको AR नहीं लिख सकते, वो एराइल के लिए होता है, बेंजीन के लिए होता है। यहाँ पर ये 7 मेंबर रिंग दी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये 7 मेंबर रिंग बन गई। तो ये ODS बन गया, राइट। बट ये टोसाइल होता क्या है, तो टोसाइल ये एक बेंजीन वाला कंपाउंड है। टोसाइल में जो T है, इट स्टैंड्स फॉर, जो ये T है इट स्टैंड्स फॉर टोलुइन और सल्फोनाइल, जैसा यहाँ दिया हुआ है। इंडियंस दे प्रेफर कि सल्फोनाइल की स्पेलिंग में SULPHI, राइट। तो इस तरह का फर्क दिखेगा। जो F वाला होता है ये अमेरिकन होता है, तो कहीं पर भी इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज टोसाइल, तो टोसाइल में इट इज टोलुइन, तो इसलिए CH3 तो आएगा। सल्फोनिल, सल्फोनिल में इसमें S डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो हियर Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। देखा कि दिस टोसाइल, ये जो टोसाइल है, दिस टोसाइल वो ये वाला पार्ट है। ये जो टोसाइल क्लोराइड है, दिस टोसाइल क्लोराइड इज दिस पार्ट, ये टोसाइल क्लोराइड है, राइट। तो ये TSCl हो गया, दिस इज TSCl। इसमें मैं Cl वाला पार्ट अलग कर देता हूं, ऐसे है ये, ऑलराइट। तो इसमें इस तरह दिखा देता हूं, राइट। दिस इज TSCl, ऐसा केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद में फिर मैकेनिज्म दिया हुआ है कि ये ईथर कैसे बनता है। तो ईथर तो हम बना चुके हैं ना, राइट। यहाँ पर ये H2SO4 से आया है, H2SO4 होता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो उसी को इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है HOSO2OH, राइट। ये SO2 जो है SO2, SO2, ये SO2, दिस इज SO2OH, फिर OH, फिर OH, तो दिस इज H2SO4, ऑलराइट। और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि उसको H+ मिल गया। कहाँ कर चुके हैं, यहाँ कर चुके हैं। सबसे पहला हमने प्रॉपर्टीज में यही किया था। इसका कंपटीशन एल्कीन के साथ में होता है कि कहीं एल्कीन ना बन जाए एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो 130 डिग्री सेल्सियस पर ये हमने ईथर ही बनाया था, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसका ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, राइट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, ये देख लो। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। आगे चलते हैं।
अच्छा अब ये आ गया है ना, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? इसके अंदर में क्वेश्चन अगर आ गया कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, इसमें क्वेश्चन आ गया एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, राइट? तो इसमें इसमें गिन लो भाई कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना? तो इट इज दिस वे 1 2 3 4 5, ऑलराइट। फिर से दिखाऊं, देखो ये इस तरीके से होता है कि ये 2 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5, राइट? ये 3 4 5, 5 अब हुआ है OH OH, है ना? और इसको H2SO4 से इसको वरदान प्राप्त है कि जाओ तुमको H+ मिलेगा, राइट? H+ मिल जाएगा, तो इसको H+ मिला। ये क्या हो गया? इससे एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये एसिड है ना, तो इसको बेस तो चाहिए, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। दिस इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन। अगर ये हो सकता है तो सबसे पहले तो यही होगा, ऑलराइट? तो यहाँ पर इट गिव्स it creates H2O+, उसमें क्या हो जाएगा फिर? अब नाउ दिस H2O+, ये असल में दिस H2O+, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, the same H2O+, देखो ये सब 109 पॉइंट कुछ 5 डिग्री के आसपास का होता है, तो इसको हम नीचे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इसको हम ऊपर भी दिखा सकते हैं, दोनों सही बात होती है क्योंकि मॉलिक्यूल है ना? तो ये मॉलिक्यूल में ये 109.5 डिग्री यहाँ से भी हो सकता है और 109.5 डिग्री यहाँ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, इसीलिए H2O+ ऐसे भी आता है। इसीलिए यहाँ पर ये OH बैठा हुआ है, इसीलिए ये 109.5 डिग्री इसको यहाँ कर देता हूँ, और ये जो H2O+ है, नाउ इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वी नो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा? अब बस एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सके, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बन सकती है, राइट? इनफैक्ट 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, ऑक्सीजन खुद भी है, 5 तो कार्बन एटम्स है, ऐसे 5 ये कार्बन एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया H2O+, ये निकल जाएगा। तो इससे क्या मिल गया हमको? इससे हमको ऐसे मिल गया, नंबरिंग जरूर करो, 1 2 3 4 5, ऐसे एक H2O निकल गया, उसके बाद में फिर ये इससे भी ले लेगा, तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन बन गया, ऑलराइट? यहाँ पर बन गया ना ये ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, ये मैकेनिज्म हो जाता है। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, राइट? ओके, अभी अल्कोहल का रिएक्शन हमने हैलोएल्केन से देख लिया है, लेकिन नाउ अल्कोहल प्लस व्हाट इफ देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड कीटोन्स इसके बाद में करेंगे। उससे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कर लेते हैं जी। यहाँ पर अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, राइट? तो इसमें रिएक्शन कैसा होगा कि यहाँ पर इसको मैं
AR लिख दे रहा हूँ। फिनाइल भी लिख सकता था, इसलिए क्या ना यहाँ फिनाइल भी लिख सकता था। तो यहाँ पर अब रिएक्शन होगा, तो फिर दोबारा से H2SO4, तो क्या करेगा ये H+ देगा। H+ कहाँ जाएगा, 3 ऑप्शन है, या तो ये O के पास चले जाए भाई बेस, पर एक और बेस की तरह काम कर सकता है कौन, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण ये भी तो कर सकता है। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसका रेजोनेंस कराएं, राइट, सो व्हाट डू वी सी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ की बात है ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसी के पास है, राइट। सो ये जो CH3OH है, यहाँ पर जो ये CH3OH है, जस्ट होल्ड ऑन एक बार, तो यहाँ पर ये जो CH3OH है वो न्यूट्रल है, O-, ये वाला ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो H+ तो फिर नेगेटिव के पास में जाएगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास में जाएगा। तो अब रिएक्शन कैसे होगा, ये तो हमने रेजोनेंस से चेक कर लिया, इसलिए हम रेजोनेंस से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस से चेक कर लेना चाहिए, जब कभी चेक करना हो कि कहाँ पर जाएगा तो रेजोनेंस को सबसे पहले यूज करना चाहिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ये अब हमको पता चल गया कि हाँ कि इसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो इसी के साथ होगा ना। तो इस ऑक्सीजन पर जाएगा, कैसे पता, देखो पीछे, है ना, यही हमने देखा था ना कि इस ऑक्सीजन पर, कि इस ऑक्सीजन पर H+ इसी ऑक्सीजन पर आएगा, राइट। तो फिर इसी ऑक्सीजन पर अब H+ ला रहे हैं, है ना। लाने का तरीका कि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब हम माइनस से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो तो केवल हमने रेजोनेंस से चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है, हम स्टार्ट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं ना, तो ये H+ को मिलेंगे और इस ऑक्सीजन से, ऑलराइट। तो जब इस ऑक्सीजन से H+ को मिलेंगे, ऐसा बन जाएगा, राइट, इससे ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ऑलराइट। फिर मैं एक बार इसको कर लेते हैं, फिर मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो ऐसा बन गया, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब ये CH3OH ये तैयार है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दे सकता है, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, इसको प्लस चाहिए ना, प्लस, ये खुद प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया, फिर नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये इस H+ को बाहर कर देगा कि चलो तुम बाहर निकलो, और ये H+ चले जाएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो कि इधर OH है। तो इधर क्या हो गया कि यहाँ पर
ऐसे आ गया, और ये H2O प्लस बन गया विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये निकल जाएगा, निकल जाएगा तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर दोबारा से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर ये OCH3 है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया, ये H2O निकल चुका है। फिर यहाँ से फिर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। उससे क्या होगा, उससे वो डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यहाँ बात चल रही थी, इसमें मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, ऐसे बात चल रही थी। यहाँ पर एक पीछे से आ रहा है, नहीं कंटिन्यूड है, तो पीछे हम यहाँ पर थे, तो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O बन गया, फिर इससे भी ये ले लेगा, अल्टीमेटली Ar C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, और इससे हमको प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट कैसा मिल गया, इससे हमको ये प्रोडक्ट मिल गया, और प्रोडक्ट दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। ऑलराइट, अब ये जो प्रोडक्ट मिला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो Ar था वो हमने ये बेंजीन वाला लिया था, ये Ar था, तो प्रोडक्ट ये मिल गया। तो अब हम इसमें शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं ना, कि देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं ना, कि एसिड वाला पार्ट, एक तो एसिड वाला पार्ट रह गया OH, और ये CH3OH ऐसे हो गया, तो इसमें से H2O निकल गया। कौन सा H2O, इसमें से इतने में से H2O निकल गया, इसमें से H2O निकल गया। अभी H2O अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें से H2O निकल गया तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा ना भाई, H2, ये दो निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, राइट, तो क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये इस तरीके से बन गया। मान लो अगर ArCO OH दिया हुआ होता,
और यहाँ पर C2H5OH दिया हुआ है H प्लस के साथ में, H प्लस के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या बना दोगे AR। अब इसमें से H2O निकाल दो, C डबल बॉन्ड O O C2H5 ऐसे बन जाएगा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आया। लेकिन मैकेनिज्म पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ और भी बातें होंगी, यहाँ पर कुछ और भी ट्विस्ट होंगे, वहां पर उसकी जरूरत हमको पड़ जाएगी कि मैकेनिज्म में तो जानना पड़ता है, तो यू नीड टू नो द मैकेनिज्म एज वेल। अच्छा, यहाँ पर अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम क्या होता है। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर है, इस वाले ऑक्सीजन पर है। फिर हमने उसको अटैक करा दिया, फिर वहां कार्बोकेटाइन बन गया, ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बनकर उस पर एक अटैक हो गया, अल्कोहल आ गया। अब अल्कोहल अपना H प्लस निकालेगा, तो भाई H2O प्लस जाने की अपनी तैयारी कर लेगा, ये H2O प्लस जाने की अपनी तैयारी कर रहा है। अब ये H2O प्लस निकल गया, यहाँ से ये H2O प्लस निकल गया, तो फिर उसके बाद में एक अंदर वाला ऑक्सीजन अपना H प्लस निकाल देगा। वो H प्लस कहाँ निकाला, उस H प्लस को यहाँ निकाला। पहले एक बार H2O निकल गया, अब ये H प्लस निकाल देगा, H प्लस को यहाँ निकाला, तो इसमें से एक H प्लस चला गया, यहाँ पर एक H प्लस ये निकल गया, इसलिए तो कैटलिस्ट है, इसीलिए तो ये H2SO4 वाला, इसीलिए ये H2SO4 वाला ये कैटलिस्ट है। ये जो H प्लस है, दिस इज दैट्स व्हाई नोन एज कैटलिस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं कि दिस इज द एस्टरिफिकेशन, इसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं इन द एसिडिक मीडियम। इसका मतलब H प्लस इज अ कैटलिस्ट हियर। ऑलराइट, ओके, चले आगे। फिर हमने और भी एग्जांपल देख लिया, जैसे ये तो गिवन एग्जांपल था, ये नया एग्जांपल देख लिया, और शॉर्टकट भी सीख लिया कि उसमें से H2O निकाल दो, दिस इज द शॉर्टकट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक शॉर्टकट भी सीख लिया, लेकिन ध्यान रखना जब एग्जैक्टली सेम कंडीशंस हो तभी ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, है ना। मैकेनिज्म से ज्यादा करो तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, अब ये शॉर्टकट यहाँ पर यूज कर लो, क्या बन जाएगा, पॉज करो, यूज कर लो, क्या बन जाएगा, तो CH3 CO, ये O है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का इतना पार्ट तो रहेगा ही, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH निकलता है ना, और जो अल्कोहल है वो उसके OH से आकर कनेक्ट हो जाता है। ये होता है ना कि जो अल्कोहल का जो OH है वही तो जाकर मैकेनिज्म में, यही OH जाकर मैकेनिज्म में इसके यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनता है उससे कनेक्ट हो जाता है ना, तो यही जो O है यही यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O O है ना, ये OH, फिर इसी के सामने OH रख दो, H2O निकलेगा ना, तो तुमको इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज CH3, और इसमें CH2 CH3, ये CH3 ये वाला है, राइट, दिस इज CH2 CH3, तो यहाँ पर एक CH3 बच गया ना, यहाँ पर एक CH3 बच गया ना, तो यहाँ इस तरीके से हो गया। अब इसका शॉर्टकट यूज कर लो, तो शॉर्टकट में क्या होगा कि H2O निकल जाएगा ना, इसमें से -H2O हो जाएगा, क्योंकि इसमें से -H2O हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक एस्टर बन जाएगा। तो ये CH3CO O CH CH3 CH2 CH3, इस तरीके से हो गया, इसी को तो एस्टर बोल देते हैं। तो एस्टर में एसिड वाला ग्रुप भी होता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिखा ना, और अल्कोहल वाला ग्रुप भी होता है,
तो इसलिए ये यहाँ पर ऐसे CH CH3 CH2 CH3। ऑलराइट, नेक्स्ट बना लो अब, ठीक है ना। अभी रिएक्शंस कर लो और इसमें कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करो, राइट। डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऐसे देख रहे हो, अल्कोहल है और एसिड क्लोराइड है, तो डेरिवेटिव दे दिया ना। तो यहाँ पर दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ये अल्कोहल है और एसिड क्लोराइड है। तो पहले अल्कोहल वाले में OH निकल जाता था, यहाँ Cl निकल जाता है। गेटिंग द आइडिया? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ऐसे तो फिर हम एक शॉर्टकट ले सकते हैं ना, कि ये ऐसा हो गया है ना, और ये ऐसे यहाँ पर ऐसे ROH दिया हुआ है, तो हम ऐसा शॉर्टकट ले सकते हैं ना कि चलो ArCOCl, और हमको पता है कि Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ROH, राइट। तो हमको ये पता है कि HCl निकल जाएगा, हमको पता है HCl निकल जाएगा। पहले H2 निकल रहा था, अब की बार क्या होगा, HCl निकल जाएगा। अगर ये बात सही है ना, तो इसी के बेसिस पर राइट, ArCOOR ऐसा बन जाएगा, राइट। यही बन जाना चाहिए ना, चेक कर लो, यही बनता है। हाँ, और इसमें फिर दोबारा वैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ना। तो इसमें इसमें जो ArCOOR जो आंसर आएगा वो फिर ऐसा आ जाएगा, बेंजीन वाला, राइट। CO, ये NO2 अब इनका कोई रोल है नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शंस होते हैं, ये कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। इन सब का यूज ना मेडिसिन में होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। जो हम मेडिसिन हम देते हैं ना, वो सब इन्हीं से बने हुए होते हैं, CH2CH CH3 2। तो एक मन में सवाल आता है ना कि ये सब इतना डिफिकल्ट कंपाउंड्स और रिएक्शंस क्यों किए जाते हैं, बिकॉज मेडिसिन में काम आते हैं। वरना जो मेडिसिन हम लेते हैं उसमें सिंपल कंपाउंड से काम बनता नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू ऑल दिस केमिस्ट्री। तो ये इस तरीके से कंपाउंड बन गया, ओके। मैकेनिज्म से भी इसको मैकेनिज्म से भी समझना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। मैकेनिज्म से नहीं समझोगे ना तो कहीं पर भी जहाँ पर कुछ और बातें आ जाएंगी उसको संभाल नहीं पाओगे। कैसे? देखो ये है, राइट। तो अब यहाँ पर दिस इज ArCOCl, गुड लिविंग ग्रुप कौन है, Cl, ये तो पता ही है। यहाँ पर क्या है, ROH, तो इस ROH से अटैक करवा दो, ठीक है। ये बन जाएगा CO माइनस। अब समझ में आ रहा है, ये ArCO माइनस बन गया, यहाँ Cl आ गया, राइट। यहाँ पर O प्लस, यहाँ ऐसा आ गया। तो ये अब H प्लस तो निकलेगा ही निकलेगा ना, निकल जाएगा, है ना। ये निकल जाएगा, इससे पहले ये भी निकल जाएगा। दूसरा, इससे पहले एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो माइनस है इस पर ठहरता नहीं है, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। दिस Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Lg मतलब लिविंग ग्रुप। तो ये Cl निकल जाता है, राइट। इसके Cl निकल जाता है और Cl माइनस को फिर ख्याल आता है कि चलो आओ, ये जो ऑक्सीजन जिस पर प्लस है ये तो अपनी तरफ H प्लस ले लेगा। तो Cl माइनस इस H प्लस को बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ में आ जाओ, तो उससे फिर HCl बन जाता है। तो इट गिव्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ चुका है। तो दिस इज ArC डबल बॉन्ड OR, ऐसा बन गया, ऑलराइट। और इसमें प्लस साथ में HCl भी आ गया, ये HCl भी बन गया। तो वो एक प्रोडक्ट है, पर काम की बात की देर ArC डबल बॉन्ड OR बन गया, जो पहले भी यही बना है, देखा कि यहाँ पर ArC डबल बॉन्ड OR है ना, यहाँ पर भी यही बना है,
राइट, जो यहाँ पर बना है वही यहाँ पर बना है, राइट। तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। और अब ऐसे ही यहाँ पर यूज कर लो, तो यहाँ पर भी फिर हो जाएगा ना कि यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप कौन है, तो जिसमें दिया हुआ है CF3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CF3, तो इसमें गुड लिविंग ग्रुप कौन है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। सर कैसे पता, कंपेयर करो ना, C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में कंपेयर करो, तो पहले Cl निकल जाता था, राइट। तो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो वैसे ही यहाँ पर भी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CF3 C डबल बॉन्ड O, एक O तो आएगा, है ना, पर ये जो O है ये अब अल्कोहल वाले के साथ में होगा, तो R कौन सा, ये जो ROH था, बात समझ में आ रही है, तो ये ROH था, है ना। तो जैसे यहाँ ROH था, तो ये ROH में ये HCl निकल जाता था, यहाँ से ये HCl निकल जाता था ना। ऐसे ही अब की बार यहाँ से कर लो, तो अब की बार ये ROH हो गया, तो इस ROH के कारण अब की बार ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ये H ले जाएगा बाद में अल्टीमेटली, है ना, तो CF3COOR बन जाएगा, राइट। R क्या है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, R क्या है, वो C6H5 CH2 ये, तो ये पार्ट R है ना। तो सीधे सीधे फिर यहाँ पर इसका आंसर लिख दो, राइट। तो यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये ROH इसके साथ में है, ये CF3COR आ गया, राइट। तो जब R लिखोगे तो कैसा दिखाई देगा, फिर कंपेयर कर सकते हो, जो उसका बुक में जो उसका आंसर दिया होता है उससे कंपेयर कर सकते हो कि अब क्या आ जाएगा, R CH2 C6H5, इस तरीके से आ गया, ऑल राइट, है ना, ये प्रोडक्ट बन गया, ये हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ऑल राइट। देखो जरा ट्राई करो, और मैकेनिज्म से भी ट्राई करो और शॉर्टकट से भी करो, ऑल राइट। ऑल राइट, तो ये हमने इसका शॉर्टकट देख लिया कि शॉर्टकट का बढ़िया यूज हो जाता है, और यहाँ से हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये ट्राई करो एक बार, है ना। तो इसमें देखो, प्रोडक्ट तो प्रेडिक्ट कर ही दोगे, है ना, क्योंकि ये फिर दोबारा वैसे ही हुआ, एक तरीका तो हो गया शॉर्टकट से, ये तरीका हो गया शॉर्टकट वाला, और यहाँ पर फिर ये ROH है ना, तो यहाँ पर ArCOCl कर दिया, OH यहाँ R आ गया। अब इसमें ये जो HCl है, इस सबसे हमको मिल जाएगा RCOOR, राइट। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट में ऐसे दिया हुआ है विच इज सेम, बस इन्होंने शो अलग तरीके से किया, तो हम भी ऐसे शो कर देते हैं, ROCO ROC डबल बॉन्ड O AR, फिर मैच कर लो कि क्या ये मैच हो रहा है, इसको मैच कर लेते हैं, इसको मैच करोगे तो R, ये ROH था, है ना, तो ये R, ये पूरा पूरा R था, CH2 CH3, यहाँ C6H5, ये भी CH3, ये R हो गया,
ये वाला आर डिफरेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। होल्ड ऑन ना, तो पहले उसको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आर डैश बोल देता हूँ या R2 बोल देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। R2, ये भी R2, ये भी R2, 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 ठीक है। तो ये जो R2 था, इससे ये O, C डबल बॉन्ड O, और फिर अब AR ले आओ। AR के लिए ऐसे ये बेंजीन आ गया, ऐसे देख रहे हैं ना, ये AR है, तो C डबल बॉन्ड O बेंजीन आ गया और फिर NO2 है, राइट। अब चेक कर लो क्या यही प्रोडक्ट बना है ना, तो CH3 CH2 C6H5 CH3 O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन NO2, तो यही प्रोडक्ट बना है ना। तो ये आ गया फ्रॉम द शॉर्टकट, है ना। और अगर यही अगर मान लो मैकेनिज्म से करना हो तो उसका भी तरीका है। और मैकेनिज्म से करके जरूर देखना चाहिए वरना दिक्कत हो जाती है। तो ArCO Cl R2 कर देते हैं OH। अब क्या होगा, सबसे पहले ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये O आएगा, इसको इस तरीके से O माइनस बना देगा, लेकिन यहाँ पर Cl है निकलने के लिए, तो यहाँ से ये Cl विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप ये निकल जाएगा। यहाँ से ये जो Cl निकला वो अब इस, यहाँ जो Cl माइनस निकला वो इस H प्लस को ले जाएगा, क्योंकि O प्लस तो वैसे भी ये बॉन्ड तोड़ने ही वाला है ना, तो इससे फिर बन गया AR C डबल बॉन्ड O O R2, है ना, ये बन गया। अब इसमें यहाँ पर ऑथर ने ऐसा दिखा रखा है, तो ऐसे ही शो कर देते हैं R2 C डबल बॉन्ड O AR, तो ये बना था ना, चेक कर लो, देखा R2 O C डबल बॉन्ड O AR, R2 O C डबल बॉन्ड O AR, ऐसे ही देख लो R2, ये मैंने गलती कर दी, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर ये गलत कर दिया, ये नहीं आएगा, ये इसमें गलती क्या हुई है, ये देखो इसमें गलती क्या हुई है, मैंने कॉपी करने में गलती कर दी, R2 के बाद में O आ रहा है, तो ये गलत है ना, R2 के बाद में C, ये गलत है, सही क्या है R2 के बाद में O, C डबल बॉन्ड O AR, है ना, तो सही वाला लिख देते हैं। अब चेक कर लो प्रीवियस वाले में R2 O C डबल बॉन्ड O AR, नेक्स्ट वाले में R2 O C डबल बॉन्ड O AR, ठीक है, ये चेक हो गया, ऑल राइट। ये चेक हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैकेनिज्म से भी हमने कर दिया, इससे पहले हमने ये शॉर्टकट से कर दिया। अब बात आती है ये आर क्या है, तो ये आर इसके लिए है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हम ऐसा प्लेन पोलराइज लाइट क्रॉस करवाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये
ऑप्टिकली अगर एक्टिव हुआ तो ये इसको टर्न कर देता है, राइट। तो हम कहते हैं कि अच्छा ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड है तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल कैसे होते हैं, जैसे सी, CH3, OH, H, C6H5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या हुई, इस कार्बन एटम के 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप वाला कार्बन एटम है, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ऐसे कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं, या फिर इंडिया में इसको कायल कार्बन एटम बोलते हैं। बाहर तो ये नहीं बोलते, इंडिया में इसको कायल कार्बन एटम बोलते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। एक जगह स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम भी बोलते हैं, पर ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ऐसा कार्बन, इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऐसा कार्बन या तो R हो जाए या फिर S हो जाए। तो यहाँ पर ये R है, यहाँ पर ये R दिया हुआ है कि दिस इज R। कैसे निकालते हैं वो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर ये R दिया हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि ये जब, जैसे यहाँ पर जब ये दिया हुआ है कि ये R है, ठीक है, तो जब ये जाकर अटैच हुआ, ये जो CO Cl से, और ये AR है यहाँ पर, मैंने इसको उल्टा कर दिया, ArCOCl को उल्टा कर दिया मैंने। जब ये जाकर यहाँ से अटैच होता है तो इस R को कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो अल्टीमेटली जब इसमें, जब यहाँ ये रिएक्शन आगे जा रहा है और ये Cl बाहर निकल जा रहा है, तो इसका तो जो R कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी भी R ही रहा ना, ये अभी भी R रहा, क्योंकि कोई चेंज तो आया नहीं है। क्यों आएगा, नहीं आएगा, चेंज आया नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट में भी ये अभी R है। सर चेंज कैसे आता, तो कोई एग्जांपल आएगा तब डिस्कस कर लेंगे कि चेंज कैसे आता है ना। चेंज आने का एक तरीका ये होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता, ये बॉन्ड नहीं टूटा, भाई ये बॉन्ड टूटता कोई और आया था, जैसे SN2 में होता है, काफी एग्जांपल्स हैं ऐसे SN2 में, जैसा हो जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी उस इन सब बातों को अलग रखते हैं। अभी तो लेट्स फोकस ऑन दिस कि ये पहले भी R था, कि यहाँ पर ये C6H5 CH2 CH3 CH3, ये यहाँ पर R था, तो ये R ही कंटिन्यू हुआ। यहाँ पर ये R ही चल रहा है, R आगे चलता जा रहा है। तो कम से कम हमको ये बात समझ में आ गई जो ये ऑथर बोल रहे हैं, जो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो ये रिएक्शन समझ में आ गया, जो विच वाज द पर्पस। आगे चलते हैं। अब ये नई बात है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक रिएजेंट आ गया ना, तो इधर क्या है, दिस इज इनऑर्गेनिक रिएजेंट, HNO3 आ गया, देखने में लग नहीं रहा ना, नाइट्रिक एसिड है ये। तो दिस इज HNO3। HNO3 का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा इन्होंने ऐसा दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन्होंने इसको ऐसा दिखा है HHO NO2 ऐसा दिखा रखा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बार ट्राई कर लो पॉज करके, क्या पता तुम एक्सप्लेन कर पाओ, कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। एक बार पॉज कर लो, ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है कि एक तो पहले पहले तो इसमें शॉर्टकट ही बता देता हूँ। तो पहले तो इसमें शॉर्टकट, वो तो समझ में ही आ गया होगा, दिख रहा है, H2O निकाल दो, सही कह रहे हो।
ये स्ट्राइक कर गया ना कि H2O निकाल दो, जैसा अभी तक हो रहा था, तो इसमें से H2O निकाल दो। तो यहां से CH3O NO2 बन गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म वाला भी बता देता हूँ। मैकेनिज्म बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर बात चेंज हो गई। मैकेनिज्म से देखो, मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, ये HNO3 है, तो ये तो एसिड हो गया ना। HNO3 क्या करता है, H प्लस देता है, तो ये H प्लस दे देगा। H प्लस चला आएगा यहाँ पर, इस CH3OH को H प्लस मिल जाएगा। H प्लस मिल गया, ये H2O प्लस बन गया। ये CH3H2O प्लस बन गया। अब दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, ये निकलने के लिए तैयार है। तो आएगा कौन रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस करने के लिए ये है ना NO3 माइनस, ये आ जाएगा, ये NO3 माइनस आ जाएगा, जैसा SN2 में होता है। तो ये क्या हो गया, CH3O N CH3O NO2 हो गया, ऐसे बन गया, है ना। और जैसे कि लिख सकते हैं CH3O NO2, है ना, तो ये CH3O NO2 बन गया, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो इसमें मैकेनिज्म भी प्रेडिक्ट करना कोई भारी काम थोड़ी है, और करना चाहिए मैकेनिज्म से, अदरवाइज तो फिर आगे का फंसोगे। शॉर्टकट बस इसलिए कि हाँ एक इंटरेस्टिंग तरीका है, जिससे कि अगर देखा हुआ कुछ आया तो फटाफट प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन फटाफट के चक्कर में गलती कर बैठोगे अगर मैकेनिज्म नहीं करोगे। ये क्वेश्चन कर लो, पढ़ लो, है ना। मैं सीधे सॉल्यूशन पे जंप करता हूँ। देखो, इसमें बात हो रही है, जो नोबेल प्राइज मिलता है ना, वो इस कारण से मिलता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारा पैसा कमाया, और जो पैसा कमाया उसको रख दिया बैंक में, कि उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका नोबेल प्राइज दे देना। अब ये जो पैसा मिला, जो काफी सारा पैसा मिला, वो कहां से मिला, वो मिला फ्रॉम डायनामाइट, दैट ही वाज एबल टू इन्वेंट डायनामाइट, he was able to commercialize डायनामाइट, है ना। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है। तो अब नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, वो इन्होंने बताया, इट इज द ट्राई नाइट्रेट ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लिसरॉल होता है, समझ में आ रहा है भाई। ये CH2OH, CH2 तो नहीं, CHOH, फिर यहाँ COH, ये ग्लिसरॉल हो गया ना, ये COH, CH2 ही आएगा, बिकॉज टू कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 2 यूज हो गए, तो यहाँ CH2 ही आएगा, 2 बॉन्ड्स यूज हो गए, 4 होते हैं। तो ये ग्लिसरॉल होता है एंड इट इज द ट्राई नाइट्रेट। तो HNO3 के साथ में वही रिएक्शन, HNO3, है ना। तो ये इसके साथ में ये H2O चला गया, राइट। और ऐसा 3 बार, ऐसा ही 3 बार, राइट। तो ये 3 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। ऑलराइट, तो इससे हमको मिल गया ONO2, ONO2, फिर दोबारा ONO2, ऑलराइट। So this is nitroglycerin,
जिसका यूज डायनामाइट में होता है। डायनामाइट का यूज क्या होता है? तो उसका यूज पहाड़ियों को तोड़ने में होता है, माउंटेन्स को तोड़ने में होता है ना। और माउंटेन्स को क्यों तोड़ा जाता है? फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, जैसे माइनिंग करना हो या कोई टनल खोदनी हो एंड सो ऑन। तो इसलिए डायनामाइट का बहुत यूज हुआ। डायनामाइट को कमर्शलाइज अल्फ्रेड नोबेल की कंपनी ने किया था, तो उसने उतना पैसा कमाया कि अब हम नोबेल प्राइज दे सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज। जो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स है उसमें अभी तक हमने अलग अलग देख लिए हैं। कौन कौन से देख लिए हैं? देखो, अभी तक हमने वी हैव कवर्ड तो वी हैव कवर्ड हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ये हमने 4 कवर कर लिए हैं। कौन सा बचा? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बारी। ये सब करने के बाद में नाउ इट इज द टर्न ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये अल्कोहल से बनते हैं। अल्कोहल से एल्डिहाइड्स बनते हैं, या फिर इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। इससे कीटोन भी बनता है, और ये सब ऑक्सीडेशन के कारण होता है। इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो पहले एल्डिहाइड बनता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। पहले एल्डिहाइड बनता है। ये सब तो केवल तमाशा देखने के लिए होते हैं, इनका कोई फर्क नहीं है। फर्क उसका होता है जो OH था, यहाँ जो OH था, ये जो OH था, ये बन जाता है डबल बॉन्ड O। तो सिंगल बॉन्ड OH से ये बन जाता है डबल बॉन्ड O। अगर हम इसको कंसीडर करें RCHO, ये पार्ट R हो गया, RCHO। शुरुआत में ये अल्कोहल था, तो शुरुआत में ये RCH2OH। शुरुआत में ये RCH2OH। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये RCHO बन गया। लेकिन अभी रुकेगा नहीं, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अभी रुकेगा नहीं, आगे ऑक्सीडेशन और होगा। और यही R सीरल बॉन्ड वो तो बन गया, ये जो एक H बचा, ये वाला H, ये भी OH बन जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुकता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा FCH2, CH2, 2 CH2 एंड COOH। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, FCH2, CH2, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ये। ऑलराइट, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, लेकिन अगर मान लो PCC यूज किया है, मान लो हमको एल्डिहाइड पे ही रोकना है, वी वांट टू स्टॉप एट एल्डिहाइड, है ना। तो देखो फिर वर्ड देखो, RCH2OH, है ना। R क्या है? CH3, CH2, 5, ये R है, हाँ, दिस इज R। ओके, तो अभी दिस इज CH3, CH2, 5, ये R है। ये तसल्ली से 2 बार चेक कर लेना चाहिए, वरना गलती कर बैठोगे। CH2OH। अब इसका काम क्या होता है कि PCC का काम होता है, ये उन कंपाउंड्स में से है जो कि इसको एल्डिहाइड पर रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं, आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
इसी पर रुक देते हैं। तो ये बन गया फिर CH3 CH2 5 CHO, ऐसा आ गया, ऐसे बन गया। नेक्स्ट, तो ये एल्डिहाइड पर रोक दिया, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं जा रहा, वरना एल्डिहाइड रुकता नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड जाए बिना। अगर KMnO4 हो, यहाँ K2 से R2O7 हुआ है ना, या अगर मान लो KMnO4 हो तो वो भी यही करता है ना, या फिर अगर मान लो क्रोमिक एसिड हो वो भी यही करता है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये रुकते नहीं है एल्डिहाइड पर, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं। लेकिन अगर PCC है तो ये एल्डिहाइड पर रुक जाएगा, या अगर PDC है तो दिस इज AR CH2OH, तो ये भी रुक जाएगा, तो दिस इज AR CHO, ऐसा हो जाएगा, राइट। फिर AR लिख दो, राइट। ध्यान रखना इसमें AR मैंने इतना लिया है, दिस इज द AR, CH2 को नहीं लिया है, तो ये बात ध्यान रखना। तो जब ये प्रोडक्ट लिखोगे इसको डबल चेक करना, R को लिखते हुए या AR को लिखते हुए भी डबल चेक करो, और उसके बाद में जब प्रोडक्ट लिख दो तो भी डबल चेक करो, बिकॉज एक ही कार्बन की गलती होनी है और फिर आंसर रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अगर ये सिचुएशन आ गई, ये तो खैर 3 डिग्री वाला है, पर उससे पहले मैं एक 2 डिग्री वाला भी बता दूं कि अगर मान लो अगर 2 डिग्री वाला है, अगर 2 डिग्री वाला है अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसा, C होल्ड ऑन, C एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होता है ना 109.5 डिग्री के आसपास का, ऐसा होता है ना। तो मान लो ऐसा है, ऑलराइट, सो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ये 109.5 डिग्री के आसपास का होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना, इस पर मैं आई वुड शेयर अनदर लेक्चर वीडियो फॉर दिस। हाँ, तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, तो अब अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन किया ना, मान लो KMnO4 यूज किया इन एसिडिक मीडियम या इवन बेसिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा, होगा ये कि ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इसके पास में एक H है ना, तो डबल बॉन्ड O बन गया, H खत्म, तो आगे तो OH नहीं बनेगा, कीटोन पर रुक जाएगा ना। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल ऐसे एक ये कीटोन पर रुक जाएगा, दिस इज ब्यूटेनॉन, तो ये कीटोन पे रुक जाएगा। नेक्स्ट, पर अगर मान लो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता अनटिल अनलेस उसके पीछे पड़ जाओ, एंड अनटिल अनलेस ड्रास्टिक कंडीशंस हो तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब तक कि ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, जब तक कि ड्रास्टिक एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं हो 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होता है। अब ये प्रोडक्ट्स बना सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, कर लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना, चेक करवाना हो वो भी चेक करवा लेना। अब ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो 2 प्रोपेनॉल है ना। अब 2 प्रोपेनॉल का हमको ये तो पता ही है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा क्रोमिक एसिड से, जो पहले बात कर रहे थे H2CrO4, तो क्या बन जाएगा भाई, इसके पास में इस COH वाले OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके पास में एक H है, तो ठीक है, डबल बॉन्ड O बन गया। सर इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका ये मतलब होता है एक OH दूसरा OH, एक OH दूसरा OH, है ना, इसमें से H2O निकल जाता है, ऐसा मान लिया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि कॉरी OH है, तो ये डबल बॉन्ड O बन गया। ऑलराइट, वैसे भी पता है ना कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो डबल बॉन्ड O बन जाता है। और जितने H होते हैं ना, कार्बन के बाद जितने H होते हैं उतने
जितने H होते हैं उतना वो OH आ जाते हैं। तो पहले भी डिस्कस किया था। जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर ऐसे है मान लो OH और ये CH2OH, राइट? तो दिस इज C ऐसे, तो ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसमें -H2O कर दो, तो -H2O कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ जाएगा? समझ में आया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ना, दिस इज COH। लेकिन अगर मान लो यही अगर OH अगर यहाँ पर है तो कार्बन के पास में एक H है, जितने H होते हैं उतने OH लग जाते हैं, एक H के कारण एक और OH आ गया, एक OH पहले से साथ टोटल 2 OH हो गए, इसमें से H2O निकाल दो तो क्या हो जाएगा? दिस इज डबल बॉन्ड O। यहाँ से ये डबल बॉन्ड O हो गया ना, दिस इज डबल बॉन्ड O, है ना? ये बात बता रहा था। तो आगे यहाँ पर ये एसीटोन बन गया। इधर इसका मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा है। तो इसके मैकेनिज्म में ये जब OH और OH है तो हमको पता है H2O निकलेगा, ये बन जाएगा, हमको पता है। और एक बार H2O एक बार जब ये बन गया देन वी आल्सो नो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे O C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह का गुड लिविंग ग्रुप होता है ना। सर ये कहाँ देखा? अरे देखा था ना, देखो देखा था सर, याद नहीं आ रहा, दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये है ना गुड लिविंग ग्रुप, ये नहीं है? फिर उसके बाद देख लो O C डबल बॉन्ड O, है ना? यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो ये CH3 हो गया, यहाँ CF3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप तुमको ध्यान रहेंगे तो हो जाएगा। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप O C डबल बॉन्ड O R या O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना? तो यहाँ पर ऐसे ही दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वहां पर CF3 दिया होता है, यहाँ CH3 एक ही तरह का है। तो ये O C डबल बॉन्ड O ये निकलने के लिए तैयार रहता है, ये निकल गया ना। तो और निकल गया कैसे? ये इस H को तोड़ के निकला है, ये H जाएगा, तो हमको पहले ही पता है ना कि OH बन जाता है, ये हमको पता है ना कि OH बन जाता है, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके मैकेनिज्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं आ रहा है, इसके मैकेनिज्म में ऐसा कोई कहीं नहीं आया ना, क्योंकि इसमें जब H2O निकला, इसका मैकेनिज्म देखो, इसमें जब H2O निकला, जब यहाँ से ये H2O निकला, वही उसके इस H को ले गया है, ये HOH नहीं बना है, ये HOH नहीं बना है, वो केवल समझाने के लिए। ये H मैं जब बोल रहा हूँ कि यहाँ OH बना है, ये केवल समझाने के लिए है। ये जो H है ये OH नहीं बना है, ये केवल समझाने के लिए, याद करने के लिए है। असल में क्या हुआ है, ये H निकल गया है, इस H को ये H2O ले गया है, तो इस पर ये प्लस आ गया है, ऑलराइट। और वो डबल बॉन्ड O बन गया, है ना? यहाँ पर ये गुड लिविंग ग्रुप था, ये गुड लिविंग ग्रुप निकल गया, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जहां इस तरह का O और फिर X डबल बॉन्ड O इस तरह का ग्रुप होता है तो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ऑलराइट। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें तो ये निकलने के लिए एकदम तैयार रहता है। और जो कार्बन है उसने अपना H डोनेट कर दिया, ये जो बॉन्ड है वो O को मिल जाएगा, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ गया ना। ओके, ये मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म जरूर पूछेंगे, वो पक्का क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं कि ऑक्सीडेशन तो होता है, लेकिन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी होता है, हमारे बॉडी में भी ऑक्सीडेशन होता है। भाई लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, तो शराब अंदर जाती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होता है वो देख लो। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो अल्कोहल है ये एक एंजाइम से जब रिएक्ट करता है तो उसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है ना, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है। H अगर चला गया वो भी तो ऑक्सीडेशन ही हुआ, या तो ऑक्सीजन आ जाए या H चला जाए, ऑक्सीडेशन ही हुआ ना, तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया, ऑलराइट, ठीक है।
लेकिन ये जो एंजाइम है ये बेटर वर्क करता है, ये और फास्ट करता है। देखो एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट। एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट कराना, है ना, इट इज अ बायोकैटलिस्ट। लेकिन जो जो NAD प्लस है यहाँ पर, ये दिस इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम को भी फास्ट करा देता है, इसलिए इसको को एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम तो पहले इस ऑक्सीडेशन को फास्ट करा देता है ना, इसको फास्ट कर दिया। बायोकैटलिस्ट का मतलब कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये जो NAD प्लस दिया हुआ है, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम जो फास्ट कराता है रिएक्शन को, ये एंजाइम के एक्शन को भी फास्ट कर देता है। तो इट इज known as coenzyme. It is classified as, so this is classified as coenzyme. इन सबको हम coenzyme बोलते हैं, है ना। तो ये NAD, this is the oxidized form of NAD coenzyme, है ना। तो इसमें ये जो NAD कोएंजाइम होता है, इसका ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है NAD प्लस, ठीक है। इसका काम क्या, वही काम है, काम तो वही है, ऑक्सीडेशन करना। अल्कोहल है सो ऑक्सीडाइज करते तो उसमें तो क्लियर है। और एसिड तक नहीं ले जाता, एल्डिहाइड पर रुक जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ही ये है कि ये एसिड तक नहीं ले आता, एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है ना। दिस इज अ की पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। और खुद क्या बन गया, तो ये NAD प्लस, इसने H निकाल लिया, तो खुद तो NADH बन जाएगा ना, खुद NADH बन गया। ऑल राइट, ओके। और यहां से दो हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो एक NAD प्लस के पास चलेगा, दूसरा H प्लस के फॉर्म में निकल गया, ध्यान रहेगा, ओके। अब बात ये कि ये NAD होता कैसे है केमिस्ट्री वाइज, वैसे तुमने बायो में तो खूब पढ़ रखा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD प्लस, ठीक है। NAD प्लस में इसका जो नाम है ना, उससे हमको काफी कुछ पता चलेगा कि दिस इज निकोटिनामाइड। तो पहले ज्यादा याद मत करो, पहले इतना सा याद करो कि दिस इज निकोटिन अमाइड। अमाइड क्या होता है, तो अमाइड होता है CONH2, राइट। तो पहले ये याद कर लो कि ये CONH2 है, यहाँ पर इसके मेटा पर ये CONH2 है, ये याद रखना कि ये इसके मेटा पर है ना। N से याद आना भी आसान है, N क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली जब ABCDEF ऐसे बोलते हैं तो आता है ना LMN, तो ऐसे याद रहेगा कि अच्छा ये तो मेटा है, निकोटिनामाइड का मेटा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो अब बताओ कि ये 1 2 3 में CONH2 कहां पर है, कहां पर है 1 2 और 3 में, कौन से कार्बन पर, राइट, मेटा पर है। तो मेटा का मतलब 2 पर है, तो यहाँ है ये CONH2, ओके। R कहां पर है, R यहाँ पर है। वो R कौन सा है, वो ये पूरा का पूरा ये R है। ये R कौन सा है ना। तो दिस इज NAD, तो N फॉर निकोटिनामाइड, ठीक है। A फॉर एडेनाइन, एडेनाइन क्यों, उसका कारण ये है, ये एडेनाइन है। एंड डाई न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये है जिसका कि फिर दोबारा H2O निकालकर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में बॉन्ड बन गया है। ये जो POP बॉन्ड है, ये जो POP बॉन्ड है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है ना। तो इसलिए ये NAD है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में, अभी कम समझ में आएगा, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और इसमें रिएक्शन हो रहा है, एक बार ट्राई कर लो, पॉज करो, ट्राई कर लो। देखो इस आंसर को
करने से इस आंसर को करने के लिए ये तो अब हमको पता ही है कि जैसे सपोज करो मैं एक आंसर देता हूँ, ठीक है, कि इसमें CH3 CH2OH, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें NAD के कारण, इसमें ये जब NAD प्लस हम यूज करते हैं और जब हम अल्कोहल जो एंजाइम यूज करते हैं डिहाइड्रोजनेस, तो क्या होता है भाई, तो ये वाला H निकल जाता है ना, ये OH भी निकल जाता है, ये OH भी, ये O, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, राइट, पर ये H निकलता है। इस वाले में ना, ये H निकलता था जब हम रिएक्शन करवाते थे क्रोमिक एसिड का, तब निकलता था, है ना, तब डबल बॉन्ड O बन जाता था, राइट। तो इसमें ये ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O, एक H ऐसे आ गया, राइट। तो जैसे ये H ये वाला है, तो ये H तो रहता है, एक H निकल जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, पहले आगे मैकेनिज्म भी करेंगे, पर उससे पहले एक अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर यहाँ CD3 है तो क्या होगा इन दैट केस, क्या ड्यूटेरियम में से कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ऐसा होगा। अब ये अंदाजा क्यों है, क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म नहीं किया ना, मैकेनिज्म कर लेते हैं, आगे चलते हैं और फिर कंफर्म करते हैं। ये मैकेनिज्म की बात हो रही है, राइट। तो अब यहाँ पर देखो कि इसमें CD3, ये CH2OH, तो इसमें एक H ऐसे, एक H ऐसे कर देते हैं, OH, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ नहीं निकला, है ना, तो वो अंदाजा सही था कि जो H जाता है वो कार्बन का ही H जाता है ना, कि एक H अभी भी बचा हुआ है, ऐसा स्टार मार्क मत करना, ये केवल समझने के लिए है। तो यही हमने यहाँ पर देखा था, इसको अगर इसको स्टार मार्क कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, पर स्टार मार्क असल में नहीं होता है, ये तरीका हो गया हमारे समझने का, तो ये जो एक H था ये चला गया, दिस इज लॉस्ट, एक H इसका था, इट इज लॉस्ट, है ना। अभी भी हमने मैकेनिज्म नहीं देखा, अभी भी हमको एक अंदाजा ही है ना? तो थोड़ा और मैकेनिज्म देखते हैं, अब डिटेल में मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक H है, जैसे ये एक H है, ये अभी भी इसी के पास है ना, हाँ, पर कार्बन का ही H गया है और कार्बन का ही H NAD के प्लस के पास में गया है, ये CH3 है ना, एक H इसके पास में रुका हुआ है, तो इसका भी H लॉस्ट है, ये H भी लॉस्ट है, और एक ये जो H है ये भी लॉस्ट है, ये भी लॉस्ट है। क्या हम पहले ऐसी बात कर रहे थे? चेक कर लेते हैं। देखो OH में ये लॉस्ट है, ये लॉस्ट है, ऐसे ही ये लॉस्ट है, ये लॉस्ट है, और ये स्टार वाला ये हम रहने दे रहे हैं ना। वैसे वैसे इस H और इस H में कोई फर्क नहीं है, पर हम रहने दे रहे हैं उसको, उसको एक स्टार मार्क कर दिया, याद रखने में आसानी होती है, तो एकदम सही है, हम जो कर रहे थे एकदम सही कर रहे थे, राइट। यहाँ से आ गया, है ना, ये लॉस्ट हो गया। अब ये H कहाँ से जाएगा, तो इसके लिए बेस आ गया, एक बेस आ गया, वो ले गया इसको,
ना, तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। दूसरा, उसी से तो सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, इसी से तो सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, है ना। और दूसरा, ये वाला एच कहां से लॉस्ट हो गया, तो दिस एच इज अगेन लॉस्ट, दिस एच इज लॉस्ट, है ना। लेकिन ये जो एच है इसकी खासियत है क्या, ये एच माइनस है। ये एच अपने जैसे BH4 माइनस होता है ना हाइड्राइड डोनर, वैसे ये हाइड्राइड डोनर ये जा रहा है NAD के पास में। तो NAD के पास में जा रहा है, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है R, ये नाइट्रोजन है R, राइट। ओके, तो और यहाँ ये CONH2, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये जो H माइनस है ना, दिस इज हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस। ये जो H माइनस है ये गया है यहाँ पर, ये गया है इस निकोटिन के पास, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास गया है, और ये ऐसे इसने इसको शिफ्ट किया है ना। तो इससे क्या हो गया, इससे अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, शिफ्ट हो जाएगा ना। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये R हो गया, इसका प्लस चला गया, न्यूट्रल बन गया, दिस इज नाउ न्यूट्रल। ये जो है यहाँ पर जो ये है, ये अब न्यूट्रल बन गया है। क्यों, प्लस के अगर प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वो न्यूट्रल बन जाता है। ये CONH2 अभी भी रहेगा, और एक H पहले से था, एक नया H आ गया, इसके पास में एक H तो पहले से था, ऐसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। और इसके पास में एक H अभी भी है, और इसके पास में ये CH3 भी है, तो ये CH3CHO बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। ये इसका मैकेनिज्म हो गया, राइट। अब पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर हमने जो रिएक्शन कराया था, तो अब हमको समझ में आता है ना कि हाँ ये दोनों H लॉस्ट होंगे, एक कार्बन वाला, दूसरा ऑक्सीजन वाला, ये H लॉस्ट होगा, ये H लॉस्ट होगा, है ना, ये दो H लॉस्ट होंगे, एक ऑक्सीजन वाला एक कार्बन वाला। तो ठीक बात है, इसमें CD3CHO बन जाएगा, ये बात ठीक है ना। ये वाला जो H है ये कोई स्पेशल H नहीं है, ये और ये दोनों के दोनों सेम ही है, कोई स्पेशल H नहीं है। और हमको ये भी पता चल रहा है कि प्लस जो NAD वाला है ये इस के रिएक्शन के आने के चांसेस ज्यादा है। तो जो NAD वाला है ना, तो उसमें ये CONH2 रहेगा, यहाँ नाइट्रोजन रहेगा, R तो है न्यूट्रल हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं रहेगा, दो H हो जाएंगे, एक खुद का पहले, एक H जो कि एक्सेप्ट हो गया, एक जो कि बेस के साथ में चले गया, यहाँ नहीं दिया हुआ है बट एक बेस के साथ में H चला गया, है ना। तो उसी को इन्होंने H प्लस दिखा रखा है, वही H प्लस है यहाँ पर। कौन सा H प्लस, ये वाला H प्लस जो है ना, ये वही H प्लस है, ओके। तो अब हमको पता है कि हाँ हमने सही प्रेडिक्ट किया था, ऐसे और प्रेडिक्ट कर दो, राइट। जैसे बी में क्या होगा, तो बी में दिया हुआ है CH3 CD2 OH, तो यहाँ पर CH3 तो वैसे ही रहेगा, CD2 में से एक D चला जाएगा, एक D बच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O। ऐसे ही C वाले में CH3 CH2, है ना, OD, तो O से D चला जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और रह जाएगा H। ये प्रेडिक्ट किया था, चेक कर लो, ऑल राइट। तो इस वाले में D लॉस्ट फ्रॉम कार्बन, है ना, ये -D, -H फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम कार्बन -H, ये कार्बन से और ये ऑक्सीजन से, सो यहाँ से -D,
ये लॉस्ट है। ऑलराइट, ऐसे ही अब तो समझ में आ ही गया है, NAD प्लस होता है तो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो यहाँ पर ये CH3 COH है। अब आगे COH दिया हुआ है, उसका तो हम क्या करें, कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा फोकस इधर ही रहेगा CH3। इसके पास में एक H है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन करता ये कार्बोनिल कंपाउंड तक ही है। पहले एल्डिहाइड का दिखा था, कीटोन बना देगा, बाकी ठीक है, ये COH तो रहेगा, इसी को इन्होंने दिखा रखा है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट COH है, ये जो पार्ट है ये COH है। कौन सा वाला COH, ये वाला COH। ऑलराइट, ये वाला COH है, ये COH है। यहाँ वाला ये जो पार्ट है ये COH है, ये COH है, ठीक है ना। इसको इन्होंने दिखा दिया कि NAD प्लस को NADH बन गया, उसको H मिल गया। एक और H लॉस्ट हुआ था फ्रॉम ऑक्सीजन, वो H प्लस बन गया बेस वाला, ये पायरुविक एसिड बन गया। अब आ जाते हैं हम एल्कोहल्स। अब हमारा लगभग लगभग फिनिश हो गया है। अब हम आ गए स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि नया टॉपिक होता है, तो इसमें मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा। पहले इंफ्रारेड बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और मैं तुमको लिंक्स भी दे दूंगा ताकि तुम देख सको कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से की जाती है। तो वो लिंक मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं मिला हो तो मुझे रिमाइंड करा देना। तो पर मैंने वो वीडियोस देख सके, अच्छे वीडियोस हैं, अच्छे डेमो ट्यूटोरियल्स हैं, है ना। तो उसमें एक्चुअल में किस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके बारे में दिखाते हैं, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले इंफ्रारेड की बात करते हैं। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड जैसे हमको इंफ्रारेड इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसी, विजिबल लाइट होती है ना, और यूवी लाइट होती है। कौन ज्यादा एनर्जी की होती है, यूवी इज मोर एनर्जेटिक, है ना, इसमें मोर एनर्जी होती है, याद आया, दिस हैज मोर एनर्जी ना। और फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, याद आया, ऐसा होता है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ये EM रेडिएशंस का होता है। लेकिन विजिबल और इंफ्रारेड में किसमें ज्यादा एनर्जी होती है, विजिबल में ज्यादा एनर्जी होती है। विजिबल की विजिबल का जो लैम्डा होता है वो छोटा होता है। अगर लैम्डा अगर छोटा होता है, अगर लैम्डा, ये लैम्डा अगर छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी ना। ऐसे ही इंफ्रारेड और विजिबल में, विजिबल का लैम्डा कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो मोर एनर्जी, जबकि इंफ्रारेड की लेस एनर्जी कंपेयर टू विजिबल। ये कंपैरिजन ना विजिबल से कंपैरिजन हुआ है, विजिबल जैसा रेड लाइट, ब्लू लाइट वगैरह। अच्छा, रेड लाइट और ब्लू लाइट में ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो रेड वाला इंफ्रारेड की तरफ है, मोर एनर्जी। ब्लू वाला अल्ट्रावायलेट की तरफ है, सॉरी ब्लू वाला कहीं अल्ट्रावायलेट की तरफ है, तो ब्लू का मोर एनर्जी है ना। तो ब्लू इधर आता है, रेड का लेस एनर्जी है, रेड की एनर्जी लेस होती है, रेड लाइट की एनर्जी इट इज लेस, ठीक है ना। ब्लू की मोर है, इट हैज मोर एनर्जी, रेड लाइट वाले की इट हैज लेस एनर्जी। ऑलराइट, ठीक है। यहां से इसीलिए जो एनर्जी देख रहे हो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, और 1/लैम्डा का मतलब क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, इसलिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर इनवर्स चलता है। ये बात आई समझ में, इसलिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर इनवर्स चलता है। ऑल राइट, ठीक है ना। तो ये जो सेंटीमीटर इनवर्स चल रहा है ना, ये एनर्जी को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये मोर एनर्जी। और जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये लेस एनर्जी की तरफ जा रहा है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये मोर एनर्जी वाला। तो
इन्होंने साइक्लोहेक्सेनोल को स्टडी किया। ये साइक्लोहेक्सेनोल है, ये साइक्लोहेक्सेनोल है, इसको स्टडी किया। तो अब साइक्लोहेक्सेनोल में किस तरह के बॉन्ड्स हैं, है ना? तो इसमें साइक्लोहेक्सेनोल में वी कम अक्रॉस दिस CH बॉन्ड। तो ये जो CH बॉन्ड है, इन्होंने यहाँ पर इसका पीक आया हुआ है, ठीक है? तो कुछ यहाँ पर आया हुआ है, राइट? कुछ ये 2800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आया हुआ है, जबकि OH का जो पीक है वो यहाँ आया हुआ है। OH कहाँ है? OH यहाँ, ये OH है ना? इसका पीक यहाँ आया हुआ है कुछ 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, ठीक है? तो यहाँ OH का आया हुआ है, यहाँ ये CH का आया हुआ है। किसमें ज्यादा एनर्जी है? किसमें ज्यादा एनर्जी है? OH वाले में मोर एनर्जी हुई ना, दिस हैज मोर एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये 1/लैम्डा इसका बड़ा है, इसका मोर आया सेंटीमीटर इनवर्स, इट हैज मोर सेंटीमीटर इनवर्स, ज्यादा एनर्जी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब असल में ये हुआ कि जब इसमें सैंपल लेते हैं, दिस इज द सैंपल, ठीक है? ये सैंपल है, इस सैंपल में साइक्लोहेक्सेनोल है ना? तो इसमें ये OH बॉन्ड है, और जब इस पर ये थर्मल रेडिएशंस डाली जाती हैं, तो ये इंफ्रारेड जो है, ये थर्मल रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इनको थर्मल रेडिएशन इनका नाम होता है। तो जब इस पर डाली जाती है, तो ये जो OH है, ये OH बॉन्ड कैसा होता है? ये स्प्रिंग जैसा बॉन्ड होता है। तो O और H एक दूसरे के आसपास आते रहते हैं। वो OH ऐसे रिजिड बॉन्ड नहीं होता है, ये जो OH होता है ये ऐसा स्प्रिंग जैसा बॉन्ड होता है, पास आता है दूर जाता है, पास आता है दूर जाता है, पास आता है दूर जाता है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बट थोड़ा बहुत इसका वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ वाइब्रेशन की बात हो रही है, इसलिए स्ट्रेचिंग की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि वाइब्रेशन की बात हो रही है। तो वाइब्रेशन से हम इसका स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड को मैच कर रहे हैं। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो गया है ना, वो एब्जॉर्ब तभी होगा, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो गया, ये एब्जॉर्ब तभी होगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? C/λ, है ना? जब इसकी फ्रीक्वेंसी ये जो OH है, ये OH की जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, वाइब्रेशन की, उससे मैच करेगा। OH में वाइब्रेशन होता है, तो OH बॉन्ड में जो वाइब्रेशन होता है, तो जो इंफ्रारेड, तो वाइब्रेशन होता है उससे कुछ फ्रीक्वेंसी होती है ना? वो अगर OH है ऐसे, और इनके बीच में अगर कुछ ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन यहाँ पर जैसे 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है ना? तो 3200 सेंटीमीटर इनवर्स का जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन इस पर भेजेंगे, है ना, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि सेम एनर्जी है ना, इस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सेम एनर्जी वाला रेडिएशन, ये जो वाइब्रेशन है, तो जब ये सेम फ्रीक्वेंसी वाला जब इंफ्रारेड रेडिएशन जब भेजा जाता है, तो जो बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और सेम फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? तो इससे हमको पता चलता है अच्छा कि अच्छा OH का 3200 है, इसका मतलब कि हमको पता चल जाता है कि अगर 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर इंफ्रारेड रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये इसका फिंगरप्रिंट जैसा हो गया। जैसे होता है डिटेक्टिव सीरियल्स में दिखाते हैं कि कोई क्रिमिनल है, उसका फिंगरप्रिंट है, वैसे ही ये इसका फिंगरप्रिंट है। ऐसे ही ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर OH बॉन्ड है तो उसका 3200 सेंटीमीटर इनवर्स उसका स्ट्रेचिंग उस पर निकल के आता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन जब हम यूज करते हैं
तो 3200 सेंटीमीटर इनवर्स निकल के आएगा। तो ये OH स्ट्रेचिंग है। तो इससे हमको पता चला कि अच्छा मॉलिक्यूल में OH है, हमको ऐसे पता चल गया। ये तरीका है पता करने का कि मॉलिक्यूल में क्या है। ऑलराइट, ऐसे हम CH स्ट्रेचिंग का भी कुछ पर्टिकुलर होगा, तो 2800 हो गया। तो इसमें ज्यादा कौन सा है, 3200 वाला। अब ये डेटाबेस बन जाता है इसका कि किस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्या कौन सा फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रेचिंग होता है, और वो भी रेंज होता है। पर मैं तुमको नंबर बता रहा हूँ, याद रखने में आसानी होगी। O है, O का 32 याद कर लिया। O2 होता है ना 32, 16 टू द 32, इसलिए याद करना आसान है, तो 32 वाला याद करवा दिया। फिर CO होता है ना, तो CO का भी स्ट्रेचिंग होता है, और CO का स्ट्रेचिंग करीबन करीबन ये 1200 पर आ रहा है। 1200। तो कार्बन का याद कर लिया, कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, तो CO का जो स्ट्रेचिंग है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। वैसे डेटाबेस मिलना चाहिए, उससे इसे कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इससे हमको पता चला कि अच्छा इसमें तो इसमें OH स्ट्रेचिंग से पता चला कि OH है। फिर ऐसे ही CH स्ट्रेचिंग से पता चला कि यहाँ CH बॉन्ड्स भी हैं। ऐसे पता चला कि यहाँ तो CO बॉन्ड भी है, ऐसे यहाँ तो CO बॉन्ड भी है। राइट, तो ये एक अल्कोहल है। और फिर और मेथड्स भी होते हैं जिनसे पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर में कितने कार्बन एटम्स हैं। तो अल्टीमेटली निकल के आया कि ये तो एक साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो दीज आर द मॉडर्न मेथड्स जिनसे कि हमको बॉन्ड्स के बारे में पता चलता है। राइट, और तुमको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये इतना पर स्ट्रेचिंग होता है। तो इसका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि OH का जो स्ट्रेचिंग होता है 3200 पर है, जबकि जो CO का स्ट्रेचिंग होता है एक रेंज होता है बट 1200 पर है ना। अब देखो दोनों में O है ना, एक OH में भी और एक CO में भी, पर ज्यादा एनर्जी किसकी है, OH की है। CO की कम क्यों है, मे बी बिकॉज OH इज स्ट्रॉन्गर। OH स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन कार्बन। ऐसा होता है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो साइज छोटा होता जाता है, कार्बन बड़ा होगा ऑक्सीजन छोटा होगा। तो ऑक्सीजन छोटा है, कार्बन बड़ा है ना, ऑक्सीजन छोटा है। राइट, ऑक्सीजन छोटा है और हाइड्रोजन और भी छोटा है ना? तो जब छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ काफी स्मॉल होती है। तो परहैप्स दैट इज द रीजन कि व्हाई इट हैज हायर एनर्जी, व्हाई इसका सेंटीमीटर इनवर्स इतना ज्यादा है कंपेयर टू CO। ये तरीका हो गया। तो इस हिसाब से जो CH है ना, तो अब CH में CH वाला देखो कि व्हेन यू कंपेयर CH एंड CO, तो उसमें कार्बन तो कॉमन है, H छोटा है, तो निकल के आया ना हायर एनर्जी। तो बात तो ये सही साबित हो रही है। राइट, सो दिस इज द वे टू गो अबाउट इट कि अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें अब तुमको पता है कि हाँ तुमको ये डेटा याद हो गया है। एक 3200 वाला, एक 2800 वाला। 2800 वाला कार्बन CH का है, दैट इज 2800। OH का 3200, CH का 2800, CO का 1200। 12 क्यों, कार्बन का मास हो गया, उससे याद रखिए 12। OH वाला O2 का मास हो गया, वहां से 32 आता है तो 3200। CH का उसके बीच में आता है 2800 है ना। वो 2800 याद रखना मुश्किल पड़ेगा, पर ठीक है, इसे प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहेगा। ऑलराइट, सो अब ये अल्कोहल्स पूरा हो गया। सो नाउ वी आर डन विद अल्कोहल्स। हमने प्रिपरेशन पहले कर लिया था, प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देख ली, प्रॉपर्टीज इससे पहले भी हमने देखी थी, बट अब काफी सारी नई प्रॉपर्टीज हमने अभी देख ली। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देख लिया, इसमें हमने इंफ्रारेड देख लिया। NMR अभी बचता है, पर एक ही बार में ये सब कराने से याद नहीं रहेगा, इसलिए NMR नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, डन, बाय।